वेलकम टू बीए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है, यानी कि लगभग आपका 10 से 15 नंबर जो है यहाँ से पक्का होगा। यानी कि यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आप के परीक्षा में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लगभग 2 या फिर एक प्रकार से एक ही लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न फँसेंगे, यानी लगभग 2 प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास आपको पढ़ना होता है, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना होता है जब आप बीए के 6 सेमेस्टर में होते हैं और आप गृह विज्ञान लेते हैं और दूसरा पेपर आपको पढ़ना पड़ता है गृह विज्ञान में। तो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी ये है, ठीक है। इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है ऐसे आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जानने का प्रयास करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान, उसकी परिभाषा पूछी जाती है। चूँकि अनुसंधान पद्धति आपके पेपर का नाम है, अनुसंधान पद्धति आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो अनुसंधान होता है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा दीजिए। ऐसे प्रश्न कई परीक्षा में आपसे पूछेंगे। सामाजिक अनुसंधान क्या है? सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझाइए। ऐसे प्रश्न आएँगे। देखिए, मोसर महोदय ने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा को बताते हुए कहा कि सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। किसके लिए? सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के संबंध में नए नए जो ज्ञान या नवीन जो ज्ञान होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए जब हम व्यवस्थित अनुसंधान करते हैं, व्यवस्थित मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकल वे में चल करके, तो उसको हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बेसिकली सामाजिक अनुसंधान का अर्थ होता है किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने या किसी प्राक कल्पना की परीक्षा लेने या किसी नई घटनाओं को खोजने, कुछ घटनाओं के बीच नवीन संबंधों के ढूंढने के उद्देश्य से आपको बता दूं किसी यथार्थ पद्धति का प्रयोग करके, किसी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके एक क्रमबद्ध तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो वही होता है सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी सामाजिक अनुसंधान एक क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अगले विद्वान हैं बोगाडर्स। बोगाडर्स एक समाजशास्त्री भी अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का या अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान होता है। क्या कहा? एक साथ रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं लोगों के जीवन में जो क्रियाशील यानी जो क्रिएटिव जो अंतर्निहित प्रक्रियाएं होती हैं उन्हीं का नाम अनुसंधान होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगले विद्वान आते हैं हिटने महोदय। हिटने महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्रीय शोध में, अच्छा, समाजशास्त्रीय शोध या सामाजिक अनुसंधान, ठीक है, या एक प्रकार से अन्वेषण, सामाजिक सामाजिक अन्वेषण, ये सब बात एक ही। सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अन्वेषण, शोध, अनुसंधान, इन सभी का मतलब एक होता है। समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये हिटने महोदय ने कहा। तो इस तरीके से आप लोगों ने विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषा को देख लिया। तो इस प्रकार से अब आप एक अपनी परिभाषा भी दे सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान वह वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के कारणों का और उन समस्याओं और घटनाओं में क्या संबंध है, उन संबंधों का, उनमें अंतर्निहित जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी कि इसकी स्टडी, एनालिसिस एंड उसका निरूपण किया जाता है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? सोशल लाइफ का या सोशल एक प्रकार से जीवन का, सामाजिक जीवन का एक साइंटिफिक रिसर्च होती है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान कही जाती है। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये रहा एक प्रश्न। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य बताइए। देखिए, सामाजिक अनुसंधान से बनने वाले सभी प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा ताकि आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सामाजिक अनुसंधान से एक भी प्रश्न अब आपका छूटेगा नहीं। तो पहला प्रश्न तो यही आपका, सामाजिक अनुसंधान क्या है और इसकी परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न आपका हो गया। अब इसी प्रश्न को थोड़ा दीर्घ उत्तरीय में अगर बनाना हो तो सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसकी परिभाषा को देते हुए इसकी विभिन्न उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता। तो इसके उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सामाजिक अनुसंधान वास्तविकता से संबंधित है और इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, और क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिकल वे में उसके रूप में समझना होता है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि
ज्ञान को व्यवहारिक यानी जो एक प्रकार से जो बिहेवियरल लाइफ है उसमें एक प्रकार से इम्प्लीमेंट करना होता है, उसमें पाई जाने वाली जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समाधान करने में प्रयोग किया जाता है, तो वो उस ज्ञान को एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यानी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसके कई उद्देश्य, 3 मुख्य उद्देश्य इसके निकल कर के सामने आते हैं। पहला ये कि सामाजिक वास्तविकता के बारे में जो समाज की जो रियलिटी है उसके बारे में आप विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। विशुद्ध माने एकदम से ठीक-ठाक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है? तथा सिद्धांतों का विकास और विस्तार करना भी एक प्रकार से तमाम प्रकार के सिद्धांत विद्वानों के द्वारा दे दिए गए हैं। तो उन सिद्धांतों को एक प्रकार से और मॉडिफ़ाई करना, उन सिद्धांतों को और रिसर्च के माध्यम से उन सिद्धांतों को पूर्ण करना, ये भी एक प्रकार से एक उद्देश्य होता है सामाजिक अनुसंधान का। तो सामाजिक अनुसंधान वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना इसका पहला उद्देश्य, इसके अलावा सिद्धांतों का विकास करना ये भी उद्देश्य और सिद्धांतों का विस्तार करना ये भी उद्देश्य होता है। ज्ञान का विस्तार करना, नवीन ज्ञान की खोज करना, ये सब सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं। दूसरा, विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना, ये भी एक प्रकार सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य में शामिल है। इसके अलावा प्रचलित और वर्तमान सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करना, ये भी सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों में शामिल है। यानी कि जो प्रचलित सिद्धांत हैं और जो वर्तमान में सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को दोबारा से चेक किया जाए कि ये वर्तमान में प्रासंगिक हैं कि नहीं है, ठीक है? ये वर्तमान दृश्य से ठीक-ठाक माने जा सकते हैं कि नहीं माने जा सकते हैं, इस चीज़ को एक प्रकार से परखना ही कहलाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे और ये अनिवार्य नहीं कि शोध का केवल एक ही उद्देश्य हो। वास्तव में सामाजिक शोध का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना, प्राचीन तथ्यों की नवीन ढंग से विवेचना करते हुए वर्तमान सिद्धांतों की उपयुक्तता या प्रासंगिकता का परीक्षण करना होता है, उनमें आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। तो ये कई उद्देश्य इसके हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य हो गए। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा सामाजिक अनुसंधान से बनने वाला अगला प्रश्न जो आपका बन सकता है परीक्षा में। देखें, वो है सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में आने वाली समस्याएं कौन-कौन सी हैं। देखिए, सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न आपके पूछ लिया गया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका बन गया, ठीक है? तो लघु उत्तरीय में बन सकता है, दीर्घ उत्तरीय में भी और अति लघु उत्तरीय में भी। देखिए, प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की शोध संबंधी अपनी-अपनी कुछ समस्याएं होती हैं और यह बात समाजशास्त्रीय शोध के लिए भी सही है। इन समस्याओं के कारण ही समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में आपत्ति उठाई जाती है, मतलब कि आपत्ति एक प्रकार से उठाई जाती है। कुल मिलाकर के अगर बताऊं तो वैज्ञानिक प्रकृति का या सामाजिक शोध का प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब समाजशास्त्रीय शोध में एक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि समाजशास्त्र में या समाज में जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं समस्याओं के अध्ययन के लिए ही समाजशास्त्रीय अनुसंधान की जरूरत पड़ती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए। अब वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, देखें। पहली समस्या, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। जब एक प्रकार से क्लियरिटी नहीं होती है कॉन्सेप्ट में, तो कॉन्सेप्ट में जब क्लियरिटी नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट किसी विद्वान ने दिया, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं दी उसने, या उसने एक प्रकार से जल्दबाजी में कुछ कर दिया, तो वो क्लियरिफाई नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको एक प्रकार से दोबारा से लोग उस पर रिसर्च करते हैं और उसको चेक करते हैं। तो अवधारणाओं में स्पष्टता के अभाव, ये पहली समस्या है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका उस विषय के सभी विज्ञान मतलब सभी उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में उस अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक शोध को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आपको बता दूं कि यदि किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसमें सामाजिक शोध के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि कोई विद्वान कुछ और कह रहा है, कोई विद्वान कुछ और कह रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, द्वंद्व होगा, वैचारिक द्वंद्व होगा, और वैचारिक द्वंद्व जहाँ पर होगा वहाँ पर सामाजिक शोध की आवश्यकता होगी। अब सामाजिक शोध वहाँ पर भी एक प्रकार से डगमगा सा जाएगा अगर उसी मुद्दे पर, उसी कॉन्सेप्ट पर आपको दोबारा से किसी बच्चे को शोध करना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक प्रकार से उसके मार्ग में बाधा आएगी कि भाई ये अगस्त काम्टे का विचार हम फॉलो करें, कि इमाइल दुर्खीम का फॉलो करें, कि हर्बर्ट स्पेंसर का फॉलो करें, कि एक प्रकार से हम कार्ल मार्क्स का फॉलो करें, कि लेनिन का फॉलो करें, किसका फॉलो करें। तो ऐसी स्थिति में जब अलग अलग विद्वान अलग अलग विचारधाराओं से युक्त होंगे और अलग अलग सिद्धांतों को अलग अलग एक प्रकार से वैचारिकता देंगे, तो इससे क्या होगा, सामाजिक शोध के में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में शोध के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होगा, ठीक है, उसमें साइंटिफिक चीज़ें नहीं होंगी। अभी सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समान सर्वमान्य शब्दावली या अवधारणाओं का विकास नहीं कर पाए हैं। जैसे कि अब गणित मान लें, गणित एक सामाजिक मतलब कि सामाजिक विज्ञान नहीं, गणित एक प्राकृतिक विज्ञान है,
ठीक है। अब गणित एक प्राकृतिक विज्ञान है, तो उसमें क्या देखें, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। अब ये एक प्रकार से आर्यभट्ट भी यही बताएँगे, और जितने भी गणितज्ञ हुए 12 मिहिर से लेकर के जितने विदेशी एक प्रकार से हुए हैं, मनोहर रे से लेकर के जितने बड़े-बड़े ज्ञाता हुए हैं इधर भारत के, वो सभी यही बताएँगे कि 2 और 2 4 ही होता है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन सामाजिक विज्ञानों में क्या है, सामाजिक विज्ञानों में कोई समाज को अलग तरीके से प्रदर्शित, कोई समाज का सामाजिक संबंधों का अध्ययन बताता है, कोई समाज का अध्ययन बताता है, कोई मनुष्यों के संरचना का अध्ययन बताता है, तो कोई समूहों का अध्ययन बताता है, ठीक है, कोई जो है अंतरक्रियाओं का अध्ययन बताता है। तो ऐसे से आप देखेंगे अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से उसको बताते हैं। ये गृह विज्ञान आप पढ़ रहे हो, गृह विज्ञान में भी आपको शोध पढ़ना पड़ेगा सामाजिक शोध के बारे में, ठीक है, जो कि ज़रूरी होता है। तो सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समान सर्वमान्य शब्दावली और अवधारणाओं का विकास अभी नहीं कर पाया, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब अभी ये सब सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है, बॉटनी है, ये सब आपके प्राकृतिक विज्ञान है। तो ये एक प्रकार से इसमें जो चीज़ जो टर्म है, परिभाषिक शब्दावली है, उसका वही मतलब होता है, जो एक विद्वान ने कहा वही दूसरे विद्वान भी बोलेंगे, क्लियर। तो वो सार्वमान्य है। तो पहली समस्या ये। दूसरी समस्या सामाजिक घटनाओं का की जटिल प्रकृति, यानी कि कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फेनोमेना, ठीक है। यानी जटिल प्रकृति के कारण से सामाजिक घटनाओं का एक ओर आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तो दूसरी ओर उसे अध्ययन में प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं उसको प्रमाणिक आप नहीं सिद्ध करते, क्योंकि जब उसकी प्रकृति जटिल होती है तो उसको जब आप अच्छे तरीके से जान नहीं पाओगे, उसको आसानी से अध्ययन नहीं कर पाओगे, तो उसके बारे में निष्कर्ष आप नहीं निकाल पाओगे, और जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो प्रमाणिक नहीं होगा जब आप अच्छे तरीके से उसको जान नहीं पाओगे, तो ठीक है, साइंटिफिकता उसमें कम पाई जाएगी, वैज्ञानिकता कम होगी। तीसरी समस्या ये है कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है डिफिकल्टी होगी किसमें, इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव चीज़ें वैज्ञानिक होती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली में क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव आप पेपर देते हो, उसमें क्या होता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, लेकिन अगर आप लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे तो उसमें 2 नंबर का प्रश्न तो 1 नंबर मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा, 5 नंबर का प्रश्न 3 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 5 भी मिल सकते हैं, 10 नंबर का प्रश्न तो आपको 7-8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सामाजिक शोध में जो है वैश्विकता का विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में सामाजिक शोध के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिविटी उसमें नहीं होगी तो उसको हम एक प्रकार से उसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नहीं बोलेंगे। यहाँ अनुसंधानकर्ता उस सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के आपको बताऊं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या तो सही या तो गलत होता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में क्या होता है, कुछ सही कुछ गलत होता है। तो जब कुछ सही कुछ गलत की बात होगी तो उसमें क्या होगा, वो साइंटिफिक नहीं माना जाएगा, क्लियर। आगे देखेंगे चौथा जो समस्या है वो कौन सी है। चौथी समस्या है सुनिश्चित मान की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट, यानी कि इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट का भी अभाव है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट मेजरमेंट का भी अभाव है सामाजिक शोध में, मतलब उसकी मापन का भी अभाव सही तरीके से। सामाजिक शोध में सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार और मानवीय प्रकृति का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। इन सबको मापना संभव नहीं होता, क्योंकि मानवीय प्रकृति को आप माप नहीं पाएंगे एग्जैक्ट, ना मानवीय व्यवहार को आप अच्छे तरीके से माप पाएंगे, ना मानवीय संबंधों को, चूंकि ये परिवर्तनशील हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुणात्मक हैं ना कि परिमाणात्मक। तो परिमाणात्मक होते तो इसको माप लेते आप परिणाम में कि भाई 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। गुणात्मक है क्वालिटी, तो क्वालिटी घटती बढ़ती रहती है ना, तो क्वालिटी को मापन करना बहुत कठिन काम होता है। क्वालिटी का मूल्यांकन आप कर सकते हैं, मापन नहीं कर सकते। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति या व्यवहार को मापना संभव नहीं है, और इसका कारण ये है कि सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना भी विकसित नहीं। जैसे कि 1 लीटर दूध नापना, तो 1 लीटर का पैमाना है, तो उससे आप माप लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं नाप सकता कि भाई जो है आप जो है बोलते हैं कि जो है ये बताएं कि इसका व्यवहार कैसा है, इसके संबंध कैसे हैं, तो आप उसको नहीं नाप पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट करने का कोई साधन नहीं है। पांचवी समस्या ये है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव है, लेक ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, यानी कि कमी किसकी है, अभाव किसका है, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली रिसर्च का अभाव है। प्रैक्टिकल रिसर्च नहीं होता इसमें। जैसे आप देखते हैं रासायनिक शास्त्र में क्या होता है, मान लेते हैं आपने जल H2O को मिलाया और आपने जो है नमक को मिलाया NaCl, तो अब इसमें क्लियर है कि भाई इसको आप मिलाओगे तो Na और OH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका एक H यहाँ पर फदिला बच जाएगा, तो H और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, तो यानी ये 2 चीज़ बन गई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर है कि ये बनेगा, लेकिन गणित में क्या है कि 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन तो ये प्रयोगात्मक अनुसंधान में होता है।
अभी सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है और इसका कारण ये है कि इन पद्धतियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव है, यानी कमी है। ठीक है, तो ये सभी कमियां जो एक प्रकार से वो बाधा उत्पन्न करती है सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में। अच्छा, ये तो सब हो गया। आप सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता है, क्या यूजेस हैं। ठीक है, कई बातों से इसके हम उपयोगिता को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहली उपयोगिता इसकी अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायता करती है। हेल्पफुल इन रिमूविंग इग्नोरेंस, मतलब कि इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन, मतलब कि सुपरस्टिशन का मतलब होता है जैसे कि जो अंधविश्वास होता है, अज्ञानता होती है समाज में फैली, उसको दूर करने में एक प्रकार से सामाजिक जो शोध होता है वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अज्ञानता और अंधविश्वास की अनेक समस्याओं का कारण मतलब कि अनेक समस्याओं का कारण होता है अज्ञानता और अंधविश्वास। ठीक है, सामाजिक शोध नवीन ज्ञान द्वारा अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायता करता है। इससे हम सामाजिक कुरीतियों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे इनके प्रति हमारी अज्ञानता और अंधविश्वास कम होता है। जैसे सती प्रथा वगैरह थी। ठीक है, तो पहले होता था कि लोग मर जाती थी, लेकिन अब जो है लोगों मतलब शोध हुआ नया नया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पता चला कि नहीं भाई, ये एक प्रकार से कुरीति ही है। आगे देखेंगे, जो बड़े लंबे समय से चलती आ रही थी। दूसरा है ज्ञान के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज। सामाजिक शोध मानवीय ज्ञान में निरंतर वृद्धि करने में सहायक है तथा इससे बुद्धि का भी विकास होता है। आज के जटिल समाज को समझने के लिए निरंतर ज्ञान में वृद्धि बहुत ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक शोध द्वारा वर्तमान ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए एक प्रकार से सामाजिक ज्ञान मतलब सामाजिक शोध जो होता है ये ज्ञान के विकास में बहुत जरूरी होता है, तो ये इसके लिए भी उपयोगी है। तीसरा इसका उपयोग ये है कि समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक है, हेल्पफुल इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी के मतलब सोसाइटी के स्टडी के लिए एक प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन में समाज के सहायक होता है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक शोध समाज के विभिन्न पहलुओं और उनमें पाई जाने वाली जटिलताओं का वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराने में सहायता दे करके हमें सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं उनको समझने में एक प्रकार से मदद करता है, उसकी सहायता करता है। ठीक है, उसकी तो समझने में हमको सामाजिक घटनाओं के बारे में जानने में हेल्पफुल करता है। इसके अलावा चौथा उपयोग इसका है सामाजिक समस्याओं के निरापक्ष विश्लेषण में सहायक होता है, यानी कि हेल्पफुल इन अनबेस्ड एनालिसिस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। यानी कोई सोशल मुद्दा है, कोई सोशल सामाजिक समस्या है, उसको एक प्रकार से जब हम अध्ययन करते होते तो हम किसी न किसी पक्ष में झुक जरूर जाते। तो ये सामाजिक शोध होता है, ये आपके अंदर ये शैली डेवलप करता है कि आप किसी भी पक्ष में शोध ना दें, मतलब कि आप निष्पक्ष होकर के आप शोध कर पाएंगे जब आप एक प्रकार से इसको पढ़ेंगे, सामाजिक शोध का सहारा लेंगे। आज का मानव जीवन जो है चारों ओर से तमाम प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। सामाजिक शोध हमें ऐसी मानसिक मतलब ऐसी सामाजिक समस्याओं के निरापक्ष विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, जिससे समस्याओं के कारणों का पता चल जाता है और उनके समाधान के बारे में आप सोच पाएंगे। जब जब तक किसी समस्या के कारण के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक उस समस्या को एक प्रकार मतलब समस्या क्या है एग्जैक्ट उसको पता करेंगे, वो क्यों हुई है, तब उसके बाद में आप उसका निराकरण कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न सामाजिक कल्याण में सहायक होता है, हेल्पफुल इन सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए भी सामाजिक अनुसंधान की बड़ी उपयोगिता है। जैसे कि सामाजिक शोध समाज सुधार में संबंधित कार्यों को वैज्ञानिक आदान मतलब वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। सामाजिक शोध द्वारा ही अनेक कुरीतियों को समझा जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है। तो ये कई प्रकार के एक प्रकार से चीज़ों में सहायक होता है सामाजिक जो एक प्रकार से अनुसंधान होता है वो, तो इसकी बड़ी उपयोगिता है। सबसे जटिल मतलब सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% ये प्रश्न आने वाला है। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण, मेजर स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको बता दो कि इस तरीके से आपका यूनिट नंबर जो 1 था वो आपका लगभग संपूर्ण यूनिट से बनने वाले लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हो गए आज की वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो देखें इसको। पहली चीज़ ये कि सामाजिक शोध की प्रकृति जो है उसका जो नेचर है वो वैज्ञानिक है। कैसा है? साइंटिफिक नेचर है सोशल रिसर्च का। इसलिए एक शोधकर्ता किसी भी समस्या या घटना का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके इसका एक प्रकार से निष्कर्ष निकालता है। सामाजिक शोध के प्रमुख चरण बिल्कुल वही होते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं उन्हीं चरणों का प्रयोग करके समाज में शोध किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के कई चरण होते हैं। पहला चरण ये होता है, सर्वप्रथम आप क्या करते हैं मतलब समस्या का चयन करते हैं, किसी भी समस्या का चयन करना, विषय का चुनाव करना। सर्वप्रथम किसी एक विषय का चुनाव कर लिया जाता है जिसका अध्ययन हमको करना होता है। विषय का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शोध कार्य के दृष्टिकोण से वह विषय व्यवहारिक है या नहीं है।
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस विषय को अध्ययन के लिए चुना गया है उसका क्षेत्र कहीं इतना बड़ा तो नहीं हो गया है कि उसके संबंध में अध्ययन करना ही आगे चल करके आपको असंभव प्रतीत हो। यानी कभी भी आप शोध की विषय को चुने तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से छोटा एरिया चुनना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस आपको नहीं चूज करना चाहिए। अथवा जो कुछ अध्ययन किया जाए वह इतना बिखरा हुआ हो, उससे कोई यथार्थ निष्कर्ष ना निकल पाए, तो ऐसे भी चीज़ों को आपको नहीं इकट्ठा उसको भी नहीं पढ़ मतलब कि शोध का विषय बनाना है। तो संभव ना हो उसको पढ़ना जानना। नए शोधकर्ता प्राय यही गलती करते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो विषय का चुनाव बहुत जरूरी होता है। पहला चरण होता है विषय का चुनाव करना, यानी किस मुद्दे पर आपको शोध करना है। दूसरा चरण होता है विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि हम उस विषय से संबंधित अन्य शोध पुस्तकों, यानी कि उस विषय से या उस टॉपिक से रिलेटेड और तमाम प्रकार की जो पुस्तकें विद्वानों ने लिखी हैं उन पुस्तकों का, उन शोध पुस्तकों का अध्ययन करें, उन रिसर्च का अध्ययन करें और अपने को अन्य शोधकर्ताओं के विचारों और निष्कर्षों तथा पद्धतियों से परिचित कर लें, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस दिशा में तीसरा चरण होता है अध्ययन से संबंध इकाइयों को परिभाषित करना। प्रायः शोधकर्ता को अपने अध्ययन कार्य में अत्यधिक कठिनाई इस कारण से होती है कि आरंभ में इकाइयों का स्पष्टीकरण वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? जैसे मकान, बेरोजगारी, तनाव आदि बहुत सरल प्रतीत होते हैं। कुल मिलाकर के आपको बताऊं तीसरा चरण होता है क्या कि उससे रिलेटेड जो तमाम प्रकार की इकाइयाँ छोटी छोटी चीज़ों में अपने जो है जो वर्क है आपका विषय उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेना, ये तीसरा चरण होता है शोध का। चौथा चरण इसका होता है सामाजिक शोध का। चौथा चरण जो होता है प्राक कल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेना। एक पहले से एक प्राक कल्पना बना लेना कि भाई हमको कैसे कैसे स्टेप टू स्टेप कैसे चलना है, एक सिस्टमेटिकल वे में चलना है। एक पहले से एक सांचा बना लेना कि हमको ये सिद्धांत निकालना है, ठीक है? अपने शोध विषय के संबंध में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात शोधकर्ता अपने विचार से एक ऐसा सिद्धांत या निष्कर्ष बना लेता है जिसके संबंध में यह कल्पना करता है कि वह सिद्धांत संभवतः उसके अध्ययन का आधार सिद्ध हो सकता है। यानी कि जो अध्ययन कर रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसको पहले से फिट कर लेना कि हमारा ये परिणाम निकलना चाहिए, ठीक है? तो जब आप प्राकल्पना का निर्माण कर लेते हैं उसके बाद में जब लास्ट में आप देखते हैं चेक करते हैं तो प्राकल्पना सही है कि नहीं है उसकी जांच आप करते हैं। प्राकल्पना जो मैंने बनाई थी उसमें खरे उतरे कि नहीं उतरे। पांचवा चरण है प्राकल्पना का निर्माण कर लेने के पश्चात सूचना के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तथा अध्ययन के लिए जो उपयोगी पद्धतियां हैं, जो मेथड है, उनका निर्धारण कर लेना आवश्यक है। यानी किन पद्धतियों का, किन मेथड का प्रयोग करके हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन एक प्रकार से किन स्रोतों के माध्यम से, यानी कहाँ कहाँ से हमको डाटा मिलेगा, ठीक है? प्राकल्पना सच है अथवा नहीं, इसके लिए तथ्यों का संकलन बहुत जरूरी है। तथ्यों को अगर संकलित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, वही तथ्य जो होगा आपने जो कंज्यूम किया है, आपने जो प्राकल्पना का निर्माण किया, आपने जो हाइपोथेसिस तैयार करी है उसके उसको सत्य साबित करेगा आपके जो तथ्य होंगे वो, ठीक है? तो तथ्यों का एकत्रीकरण। इसके अलावा आपका छठा जो चरण होता है वो ये है कि पद्धतियों और प्रविधियों, यानी कि मेथड्स एंड एक प्रकार से जो प्रविधियां होती हैं, ठीक है? उनका चुनाव कर लेने के बाद में आपको वास्तविक शोध कार्य उस समय आरंभ हो जाता है जब आप पद्धति और प्रविधियों का चुनाव कर लेते हैं। यानी कि आपकी जो मेथड है और आपका एक प्रकार से जो टेक्निक है, दोनों का जब आप चुनाव कर लेते हैं उसके बाद में तथ्यों का निरीक्षण करना होता है। तथ्य एक प्रकार से जो सही तथ्य मिले हैं वो सही हैं कि गलत हैं, तथ्यों को इकट्ठा कर लें, उसका काम शुरू कर लें। निरीक्षण के साथ साथ आलेखन यानी रिकॉर्डिंग भी करते रहें उस चीज़ की, जहाँ पर निरीक्षण करने जाएँ वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है? जिससे कि तथ्यों की प्रकृति अपरिवर्तित रहे, बाद में भी आप उस चीज़ को वैसे एग्जैक्ट देख पाएँ, ठीक है? तो ये इस तरीके से। इसके अलावा अगला है आपका तथ्यों का संकलन कर लेने के पश्चात उनको शोध कार्य के लिए आप क्या करें, शोध कार्य के लिए उसको क्या कर सकते हैं आप, उसको वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए निश्चित क्रमों और श्रेणियों में आप उसको बांट लें। यानी कि एक वर्गीकरण कर लें, उसका सारणीकरण कर लें, मतलब इस तरीके से बांट लें। और इसके बाद में जो आपका 9वां होता है, ठीक है, 8वां होता है, वो कौन सा होता है? निष्कर्षीकरण या नियमों का प्रतिपादन करना। सामाजिक शोध का अंतिम चरण होता है कि भाई आप जो एक प्रकार से आप सामान्यीकरण कर दें, यानी नियम जो आपने प्राकल्पना था उस प्राकल्पना पर आप खरे उतरें, यानी कि सिद्धांत बना दें, ठीक है? कोई नियम दें, कोई एक प्रकार से निष्कर्ष निकाल करके दें। तो ये एक प्रकार से चीज़ें होती हैं सामाजिक अनुसंधान की। तो बेसिकली आपने सामाजिक अनुसंधान से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से समझ लिया। तो ये एक यूनिट नंबर 1 आपकी समाप्त हो गई। अब यूनिट नंबर 2 में आपकी प्रतिचयन, अवधारणा, तकनीक, प्रतिदर्शन, निदर्शन ये सब है। तो एक वीडियो में मैं उसको भी आपको बता दूंगा, तब वो भी आपका समझ में आ जाएगा, तो उससे भी बनने वाले प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।